नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें आपको गद्यांश, पद्यांश, पेडागोजी जो भी आपके सिलेबस में है उसी के अनुसार यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं और आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो पहला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो ध्यान रखना, एक भाषा शिक्षक, एक लैंग्वेज टीचर के लिए आवश्यक होता है कि वह अपने बच्चों को भाषा प्रयोग के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराए, जिससे बच्चों में भाषा की पकड़ मजबूत हो। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा गया है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है कि बच्चे संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो भैया ये तो गलत है, ये भी गलत है। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी में कहा गया है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। देखिए यहां पर कहा गया है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से अपेक्षा करता है कि बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाए बच्चे उसका जो उत्तर है बंधे बंधाए ना दें, मतलब रट्टा वाला काम ना करें, बल्कि अपनी भाषा में, स्वयं की भाषा में उसको अभिव्यक्त करें। ठीक है, समझ गए। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, या फिर संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो ध्यान रखना भाई, जो भाषा है यह स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। देखिए यहां पर कहा गया है, भाषा का जहां तक प्रश्न है यह स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने बात व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। भाषा का प्रयोग बताइए, जो भाषा है इसका प्रयोग कहां पर होता है? केवल मुद्रित सामग्री में होता है? तो भैया केवल मुद्रित सामग्री, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि आप सभी परिचित हैं कि भाषा का प्रयोग कहां कहां होता है। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ये तो भैया सही है। केवल परीक्षा में होता है, तो ये गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, ये भी गलत है। तो भैया भाषा का जो प्रयोग है यह जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका निहितार्थ यह है कि देखिए हम सभी जानते हैं जो बच्चे हैं वह अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। हम सभी जानते हैं जो भाषा अर्जित की प्रक्रिया होती है ये स्वाभाविक रूप से होती है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो देखिए वहां पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो केवल लक्ष्य भाषा का परिवेश ये गलत है। ठीक है, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, इसको भी हम छोड़ देते हैं। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ये गलत है। बच्चों को समृद्ध भाषक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बच्चों को समृद्ध भाषक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, मतलब जिस तरह से
भाषा की आवश्यकता होती है वह परिवेश उस तरह से परिपूर्ण होना चाहिए, उसी को कहा जाता है समृद्ध भाषिक परिवेश। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा गया है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है। देखिए भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है ये हमें बताना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हर काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे यहां पर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, वर्ग 3 एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। तो इस तरह से हर बात का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यहां पर ऑप्शन क्या है, दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या फिर अपनी बात कहना सीखना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको चारों ऑप्शन लगते हैं कि चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऐसी कंडीशन में भाई आप एक काम किया करो, जो इसमें से सबसे सुइटेबल आंसर होता है, सबसे उचित आंसर होता है, वो आपको देना होता है। तो ध्यान रखिए भाषा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य होता है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और जिन भाइयों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है भाई, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन करें। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। देखिए हम पिछले क्वेश्चन में भाषा अर्जन संबंधित डिस्कस कर चुके हैं कि भैया भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है। तो भैया भाषा का शिक्षक जरूरी है क्या भाषा अर्जन में? नहीं भैया, महत्वपूर्ण नहीं है। भूमिका बात अलग है, महत्वपूर्ण बात अलग है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण। तो भैया भाषा अर्जन में भाषा का व्याकरण महत्वपूर्ण नहीं होता है, ना ही पाठ्य पुस्तक होती है, क्योंकि भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है। इसमें महत्वपूर्ण होता है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर भैया ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना खालिस्तान से संभव है। मौखिक परीक्षा, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा या फिर पोर्टफोलियो। तो भैया प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का यदि आपको लेखा जोखा करना है तो सबसे बेस्ट रहेगा पोर्टफोलियो, क्योंकि इसमें उनका पूरा विवरण होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के भाई या तो आंसर कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। ठीक है, क्योंकि सारे ही प्रश्न लाजवाब हैं, बिल्कुल सुपर डुपर यहां पर सारे ही प्रश्न हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास पराखी होनी चाहिए या फिर साधन है। तो ध्यान रखना भाई, जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं यह एक साधन है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भैया वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, साध्य का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं भैया वो उद्देश्य नहीं है बल्कि एक साधन है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं बताइए भाषा सीखने में बाधक हैं? भैया बाधा आती है क्या पत्र पत्रिकाओं से? नहीं। त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं? भैया ऐसा नहीं है। बड़ों के पढ़ने की वस्तु है? किसने बोला भैया केवल बड़े पढ़ सकते हैं, छोटे भी इसको पढ़ सकते हैं? तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। पत्र पत्रिका भाषा सीखने में साधक होती हैं। और मैं आपको एक हिंट और दे दूं, देखिए यदि कोई प्रश्न आया है भैया उसका आपको आंसर नहीं पता, तो आपको उसमें से कुछ ऐसे ऑप्शन देखने हैं जो उसका आंसर नहीं हो सकते। आप वहां पर उल्टा काम भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो बचे वो आंसर हो जाएगा। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। देखिए यहां पर
बात हुई है प्रभावी तरीके की, ऐसी बात नहीं है आप लिखित परीक्षा के द्वारा भी आकलन कर सकते हैं, लेकिन प्रभावी तरीका का मतलब होता है जो उचित तरीका हो भाषा के आकलन का। तो लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या फिर श्रुत लेख है। तो भैया सबसे प्रभावी तरीका होगा प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। बताना है यह क्या है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो भैया केवल साहित्यिक गतिविधियां, भैया साहित्य का यहां तो नहीं लग रहा है। ठीक है, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। तो भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं ये हम नहीं बोल सकते। ठीक है, जहां पर एक मात्र लिखा हो या मात्र लिखा हो तो वहां पर थोड़ा कठिन होता है। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, तो ये बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना, ये भैया भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। बोला गया है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। बहुभाषिक का मतलब क्या है, जहां पर बहुत सी भाषाओं के बच्चे हो, और बहुसांस्कृतिक का मतलब है जहां पर बहुत सारी संस्कृतियों के बच्चे हों। तो बताइए ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित करना चाहिए। तो ये तो क्या भैया गलत है। यदि बहुभाषिक कक्षा है या बहुसांस्कृतिक कक्षा है तो आप वहां पर बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित नहीं कर सकते। वर्जित का मतलब क्या होता है, बंद। ठीक है, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो ये सबसे प्रभावी तरीका भैया यही होगा कि आप क्या करेंगे, जो बच्चों की मातृभाषा है उसका आप सम्मान करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे क्या करेंगे, आप बच्चों को मानक भाषा से भी परिचय कराएंगे, तो इस तरह से वो है भाषा सीख जाएंगे। ओके, देखिए ऑप्शन सी में क्या था, बच्चों को केवल मानक भाषा, तो गलत हो गया। मातृभाषा का सदैव प्रयोग, तो ये भी गलत है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। बोला गया है भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या फिर संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो देखिए भाई, जब भी व्याकरण की बात होती है, व्याकरण संबंधित यदि आपको आकलन करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे बेस्ट रहेगा आप संदर्भ के अनुसार व्याकरण की परीक्षा ले सकते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। और भैया इसके बाद आएगा पद्यांश, फिर आएगा गद्यांश। वो भी आपको करना है, पता चलेगा गद्यांश पद्यांश कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करना होता है। चलिए यहां पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। बताइए भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। भैया यहां पर एक शब्द पकड़े आप, निजी अनुभवों के आधार पर, मतलब अपने अनुभव के आधार पर, तो भैया ये तो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर हम नहीं बोल सकते। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, ये गलत है भैया, क्योंकि त्रुटियां तो भैया होंगी, क्योंकि वह अधिगम का एक हिस्सा होती हैं। ठीक है, फिर क्या है भाई, इसके बाद कहा गया है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। तो भैया ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में क्या था, व्याकरण सीखने पर बल देना, तो ये भी गलत हो गया था। यहां पर बचा हमारे पास ऑप्शन सी, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो भैया हमने पेडागोजी के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं सीधा भैया, देखिए इतना छोटा सा गद्यांश है बस, देखिए इतना छोटा गद्यांश है, 5-6 लाइन का गद्यांश है बस, सॉरी गद्यांश नहीं पद्यांश है, माफ कीजिएगा मेरे को। यहां पर कहा गया है निर्देश, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 21 तक हमें उत्तर देने हैं। देखिए बिल्कुल 8 लाइनें हैं, इतनी सी, बस समझते हुए पढ़ लो, फिर आप आंसर इसके दे दो। अब देखिए क्या कहा गया है, सुनता हूं मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। ठीक है, काले बादल जाति देश के, क्या है, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूं है देखा, काले बादल में हस्ती चांदी की रेखा। यह जो कविता है सुमित्रा नंदन पंत जी की है, चांदी की रेखा। अब भैया हम चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, इस पंक्ति का भाव क्या है, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, अंधेरे के बाद प्रकाश होता है, या फिर काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। तो भैया इसका अर्थ है कि अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। ठीक है, काले बादलों में क्या है, चांदी की रेखा रहती, मतलब क्या है, अंधेरे के बाद भैया प्रकाश भी आता है। जिस तरह से सुख दुख का जोड़ा होता है, लाभ हानि का होता है, इसी तरह से भी अंधेरे और उजाले का भी जोड़ा होता है। तो यहां पर राइट आंसर भैया हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। काले बादल प्रतीक हैं, तो देखिए वहां पर हमने पढ़ा ना, काले बादल जाति द्वेष के। ठीक है, किसके प्रतीक हैं भैया, ये जातिगत वैमनस्य के हैं। ठीक है, ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप चाहते तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। देखिए जैसे हम यहां पर हमें प्रश्न आया तो हम सोचेंगे काले बादल प्रतीक हैं गर्मी से मुक्ति के, नहीं भैया। तूफान का प्रतीक काला बादल होगा क्या, नहीं। मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली का, नहीं। बल्कि क्या बचा, ऑप्शन ए बचा, तो वो ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है, तो भैया इसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर हमारा क्या हो जाएगा भैया, श्लेष अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर भैया यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर उपमा तो भैया किसी के साथ नहीं की गई है कि किसी की तुलना की जा रही है या किसी को अन्य रूप समझा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आप यहां पर आजमा सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए भैया हम पद्यांश कर रहे हैं और यहां पर व्याकरण भी आ गई, तो ऐसा ही भैया होता है। गद्यांश पद्यांश में आपको व्याकरण के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो बादल का पर्यायवाची भैया देखिए क्या नहीं है, घन है, जलद है, पयोदर है। लेकिन जलज भैया बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलज होता है भाई मेरे कमल का पर्यायवाची। जलज मतलब क्या होता है, जल में जन्मा कौन, कमल। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है, बताइए। स्वतंत्रता का मतलब विलोम है भैया परतंत्रता। राइट आंसर यहां पर भैया हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, गुलाम नहीं होगा। स्वतंत्रता मतलब क्या है, अपने हिसाब से जिंदगी व्यतीत करना या अपने अधीन रहना, और परतंत्रता मतलब है दूसरों के अधीन रहना। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। कवि क्या सुनने और देखने की बात करता है, बिजली को, निराशा को, बादलों की या फिर आशा की किरण को। तो भैया कवि बात कर रहा है यहां पर आशा की किरण को देखने की। ओके, चलिए अब भैया हमारा पद्यांश हो गया है, अब आते हैं गद्यांश पर। यहां पर कहा गया है
निर्देश गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो प्रश्न क्रमांक 22 से प्रश्न क्रमांक 30 तक है। ठीक है, अब भैया चूंकि गद्यांश बड़ा है, आप कहें तो मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, मात्र यहां पर 2 मिनट लगेंगे, गद्यांश हम पढ़ देंगे। ठीक है, मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चलाया जा रहा है, जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलकर चला रहे हैं। ठीक है, मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का एक झुरमुट थी। ठीक है, फिर क्या है, वहां एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके 2 साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में संस्थान की स्थापना की। संस्थान का नाम क्या था, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान। ठीक है, मेरे मन में संशय उठने लगे थे, मेरे मन में क्या है, संशय उठने लगे थे। आज के जमाने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्या स्वयं सुलझा लेंगे। ठीक है, यह नामुमकिन था। ठीक है, क्या था, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं, इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले जमाने में भी हमारे लोग अपनी सूझबूझ और पहल कदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। ठीक है, जरूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट ना होने दें, इसका उपयोग करें। फिर भी मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। ठीक है, स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भरता बनना चाहते हैं, स्वावलंबी आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे हैं। मैंने गांधी जी का जिक्र किया, तजो वहां बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है, यह संस्थान गांधी जी की मान्यता के अनुरूप ही चलता है। देखिए क्या है, सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता। ठीक है, यहां सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब है कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरतों की वस्तु का उत्पादन कर सकें। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है भैया, बहुत अच्छी बात लिखी है, यहां पर आत्मनिर्भरता की बात की गई है। चलिए अब हम आते हैं सीधा प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 से लेकर हम प्रश्न क्रमांक 30 तक के उत्तर इसी के आधार पर देने होंगे, कोई अपने मन से आंसर हमें नहीं देना है। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य क्या है, केवल उन्हें अनुशासित करना नहीं, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। तो ये बिल्कुल सही है भैया, हमारा ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर बनाना। कितना आसान हो गया ना, पढ़ लिया हमने। तो लेखक का मानना क्या था भैया, लेखक का क्या मानना था, अभी हमने पढ़ा ना सेकंड वाले पैराग्राफ में कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। संस्थान के निर्णय और संचालन के में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है, केवल गरीब और दलित महिलाओं की, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, उस संस्थान में सभी लोगों की भूमिका थी। ठीक है, चलिए जो भी लोग गांव में रहते थे सभी की भूमिका थी। आत्मनिर्भर आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, भैया हम सभी जानते हैं उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़कर उनकी अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। जैसे यहां पर देखिए सम्मान में आत्म उपसर्ग लगा दिया तो बन गया आत्मसम्मान, तो भैया इसमें तो है
आत्मीय में देखिए, आत्मीय इसमें भी क्या है, आत्म उपसर्ग है। आत्मनिर्भर, निर्भर में हमने क्या जोड़ दिया, आत्म, तो बन गया आत्मनिर्भर। तो इन सभी में क्या है, आत्म उपसर्ग है। लेकिन जो लिखा है परमात्मा, तो भैया परमात्मा में पर उपसर्ग है ना कि आत्म उपसर्ग। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। लेखक के अनुसार तेलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका क्या कारण है? तो भैया इसका है क्योंकि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, शताब्दी किस प्रकार समास का उदाहरण है? भैया शताब्दी का मतलब क्या है, 100 वर्षों का समाहार या 100 वर्षों का समाहार। तो यहां पर क्या है, प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक, इसलिए यहां पर द्विगु समास होगा। ठीक है, जैसे चौराहा, ठीक है, इस तरह से यहां पर क्या है, द्विगु समास होगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। गांधी जी खालिस्तान को मान्यता नहीं देते। तो भैया कर्मठता, सादापन, आत्मनिर्भरता हमने पढ़ाना भी है ना। देखिए आपने देखा होगा यहां पर लिखे थे सभी, आपने ना पढ़े तो बता देता हूं। देखिए कर्मठता, सादापन, अनुशासन, सहभागिता, इनको क्या है, गांधी जी महत्व देते थे। ओके, चलिए कहां गया वो प्रश्न? तो देखिए गांधी जी कर्मठता, सादापन और आत्मनिर्भरता को मान्यता देते थे, लेकिन आकर्मण्यता को वो मान्यता नहीं देते थे। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। उपयोगी का विलोम शब्द क्या है? उपयोगी, तो भैया बहुत आसान है, उपयोगी का विलोम है अनुपयोगी। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहां पर ए वाला सही होगा क्योंकि यहां पर नाम में छोटी मात्रा भी आना चाहिए। ओके, तो प्यारे साथियों आज इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास पसंद आए उस सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।